नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और वक्त हो गया है चक्रव्यूह का, जिसमें आज हम बात करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश में दंगों की साजिश थी। प्रदेश में पाकिस्तान और तालिबान के समर्थक छिपे बैठे हैं। जी हां, आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। उज्जैन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और इसके बाद इंदौर जबलपुर में अपराधियों की गिरफ्तारी और उनसे हथियारों के जखीरे की बरामदगी के बाद ये सरकार कह रही है। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के पहले धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए ये हथकंडा अपना रही है। क्या सचमुच सरकार के इस दावे में दम है, या फिर ये बात सही है जो विपक्ष कह रहा है कि सरकार धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए ये बखेड़ा खड़ा कर रही है? इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा खुलासा किया है। इंदौर में दंगे की साजिश रचने के मामले गिरफ्तार हुए आरोपी अल्तमस को लेकर उन्होंने कहा कि उसके संपर्क इस्लामिक संगठन एसडीपीआई और पीएफआई के साथ थे, पाकिस्तान और तालिबान से भी थे। उनका कहना है कि आरोपियों के पास से 200 आपत्तिजनक सामग्री मिली है। इसमें संदिग्ध दस्तावेज, पेन, व्हाट्सएप और चैट भी शामिल है, जिससे पता चला है कि पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि तालिबान के संपर्क में भी वो था और मध्य प्रदेश में दंगे फैलाने की तैयारी कर रहा था। उसके पास में आपत्तिजनक सामग्री, दस्तावेज मिले। व्हाट्सएप के ग्रुप होते हैं, सीडी होती है, पेन ड्राइव होती है, और अकेला वही नहीं है कि पाकिस्तान से एक आध जगह तो तालिबान की बातचीत के भी उसमें संकेत आए। उसको वेरीफाई करा रहे, उसकी जांच करा रहे, लेकिन बहुत गंभीर प्रकार का मामला सामने आया। गृह मंत्री ये दावा कर रहे हैं तो कांग्रेस सरकार को ही इस मसले पर घेर रही है। सरकार का दावा है कि इंदौर में मुसलमान चूड़ी वाले की पिटाई के बाद दंगे कराने की तैयारी की जा रही थी, तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इंदौर की घटना के बाद हुई पुलिसिया कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मामू के राज में यही न्याय है, जिसकी पिटाई हो, जिसके पैसे छीन लिए हों, जिससे धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया हो, उसी को गिरफ्तार कर लिया गया, उसी को जेल भेज दिया गया। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि बीजेपी धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए ऐसा प्रोपेगेंडा खड़ा कर रही है। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी के चलते युवा अपराध की राह पकड़ रहे हैं। आतंक से संबंधित मतलब एक तरह से वो तालिबान को माने जाते हैं। और जब से ये हुआ है देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जितनी भी घटनाएं हो रही है वो तालिबान टाइप की होती है। चाहे वो घटना इंदौर की हो, चाहे उज्जैन की हो, चाहे नीमच की हो, चाहे रीवा की हो, चाहे ग्वालियर की हो। एक तरह से मध्य प्रदेश में इस तरह का तांडव मचा रही हैं शक्तियाँ जो मध्य प्रदेश में लोगों को बांटने का काम कर रही है। और ये सब इसलिए हो रहा है कि आज मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेरोजगार है, 35 लाख, और इसलिए रवि ठाकरे जैसे इंजीनियर। खैर, सियासत के इतर एक बड़ा सवाल तो ये है कि क्या सचमुच शांति के टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में अराजकता और आतंकवाद दबे पांव घर जमाने की तैयारी में है, और प्रदेश में ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं। दंगे की साजिश, इसी मसले को हम अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ चेतन सिंह जुड़ गए हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। योगेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। चेतन सिंह जी, शुरुआत आपसे करते हुए, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जानबूझकर ये ध्रुवीकरण किया जा रहा है क्योंकि उपचुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश में, इसीलिए दंगों की साजिश की ये साजिश रचाई जा रही थी। अगर कांग्रेस को दंगों की साजिश में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलता दिखता है तो कम से कम अपने कार्यकाल में इसको ये ठीक कर लिए होते। आखिर कांग्रेस के उन नेताओं से पूछो, क्या इस मध्य प्रदेश की एटीएस ने 2 सिमी आतंकवादियों को नहीं पकड़ा था? एजाज अहमद को बुरहानपुर से क्या गिरफ्तार नहीं किया गया था? क्या दिल्ली पुलिस की मदद से ओखला से इलियास को गिरफ्तार नहीं किया गया? क्या अभी जो इंदौर में 4 लोग पकड़ाए हैं, क्या सोशल मीडिया के माध्यम से, क्या यूट्यूब के माध्यम से, क्या इनके इस्लामिक स्टेट से, तालिबान से, पाकिस्तान से, अन्य प्रकार के जो अवांछित गतिविधियां हैं, क्या इसके एविडेंस नहीं है? देश में जब भी सेना कोई अच्छा काम करे, पुलिस अच्छा काम करे, तो सेना के शौर्य का इनको प्रमाण पत्र चाहिए होता है। पुलवामा में भी तो इन्होंने यही किया था ना, गोली चलाना, पत्थर मारना, सैनिकों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करना, उनको ये कहते हैं भटके हुए लोगों, इनको ठीक करना चाहिए।
मुझे समझ में नहीं आता कांग्रेस की मानसिकता कितनी विकृत हो गई है। 1993 में जब कांग्रेस की सरकार थी, मुंबई के श्रृंखलाबद्ध बम ब्लास्ट हुए थे, याकूब मेनन को फांसी की सजा इन्हीं की सरकार ने दी, लेकिन उसका भी कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर साहब विरोध कर रहे थे, माजिद मेनन साहब विरोध कर रहे थे, शत्रुघ्न सिन्हा साहब विरोध कर रहे थे, प्रशांत भूषण साहब कर रहे थे, सीताराम येचुरी जी कर रहे थे। आखिर ये किस प्रकार, ये आतंकवादियों का गठबंधन तो नहीं हो गई कहीं कांग्रेस से? और मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि बटला हाउस जब एनकाउंटर हुआ था तब भी इन कांग्रेस की सरकार थी। इन्होंने अपनी सरकार के गृह मंत्री पर ही कहा, श्रीमती सोनिया जी बोलती रही, जिस प्रकार से पुलिस ने एनकाउंटर किया है मैं रात भर सो नहीं पाई। और इसी प्रकार का कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद का बयान है कि मैं भी श्रीमती सोनिया जी को देख करके अपने अंतरात्मा को मैं जगा नहीं पाया हूं, मैं इस बात को अपने आप इस हिंदुस्तान सुरक्षित महसूस कर रहा था। आप कल्पना करिए, सरकार में बैठे हुए सरकार के मंत्री अगर इस प्रकार की बात करें। और मध्य प्रदेश के नेता दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा था कि बटला हाउस जो कांड है ये बेकसूर लोगों को मारा गया है। वो बाकायदा दिग्विजय सिंह जी आजमगढ़ जाकर के उन आतंकवादियों के यहाँ जाकर के बिरयानी खा करके आए। और अभी जब हाई कोर्ट दिल्ली ने जो जजमेंट दिया है, बहुत साफ जजमेंट है, आप उठा करके पढ़िए। आरिफ को आतंकी घोषित किया है, आरिफ को किसी भी प्रकार की छूट देने से साफ इनकार किया है। वो कहा है कि ये फांसी का मुजरिम है, इसको फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाना चाहिए। जबलपुर में भी अब्दुल ठीक है रज्जाक सर, को लेकिन पकड़ा है। सवालिया निशान ऐसे में उठ रहे हैं शासन प्रशासन दोनों पर कि किस तरह से ऐसे अचानक कोई आकर अगर वहां पर है इस तरह की तो कार्रवाई के क्या कुछ संकेत है? क्योंकि आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि जो उस वक्त प्रताड़ित हुआ था, जिसको मारा गया था, मॉब लिंचिंग का ये मामला कहीं ना कहीं देखा जा रहा था उससे जोड़कर, तो उसी को आपने बंद कर दिया, उसी के खिलाफ अब आप एविडेंस लेके आए हैं। लेकिन जिन्होंने ये हरकत की थी, जिन्होंने मार पिटाई की थी, उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, जो आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं उसमें जो चूड़ी बेचने वाला है वो किसी हिंदू बहन बेटी के साथ उसने इस प्रकार का कृत्य नहीं किया था। वो मेरी बेटी भी मुस्लिम समाज से चल करके आती है। तो क्या हम इस मध्य प्रदेश में उन बेटियों को क्या इन तालिबान की विचारधारा के साथ कर दें? क्या आपने भी देखा होगा कि 12 साल के ऊपर जो बहन बेटियां मिल रही हैं उनको उठा लिया। तालिबान की सरकार जो है उसने साफ कहा है कि आप बहन बेटियां घरों से नहीं निकले, क्योंकि हमारे लड़कों को महिलाओं का अदब करना नहीं आता। क्या इस तरह की मानसिकता पसंद है? मुझे समझ में नहीं आता है कि कोई कानून अगर अपना काम करता है वो कानून आतंकवादियों को या समाज में जो लोग समाज में शांति नहीं चाहते ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई करता है तो कांग्रेस को उसमें परेशानी क्यों होती? भाई आपको भी इस बात का समर्थन करना चाहिए। हाँ ठीक है, जवाब ले लेंगे योगेश गुप्ता जी से। योगेश गुप्ता जी वो कह रहे हैं कि हम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष है वो साथ देने की बजाय आरोप लगा रहा है, जो कार्रवाई हो रही है उसी को गलत ठहरा रहा है। देखिए शिवाली जी, चेतन सिंह जी मेरे अच्छे मित्र हैं, थोड़े भावुकता में कुछ ज्यादा ही रह गए। प्रश्न चिन्ह ये लगता है मोदी सरकार के ऊपर कि केंद्र में 7 साल से सत्ता मोदी जी की है, मध्य प्रदेश में पिछले 16-17 सालों से सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है। मोदी जी के शासन में पठानकोट एयरबेस तक आतंकवादी घुसे, जिम्मेदारी जवाबदारी किसकी बनती है? मोदी जी के 7 सालों में सेना के सर्वाधिक जवान पिछले 70 सालों से लेकर अब तक शहीद हुए, इसकी जवाबदारी जिम्मेदारी किसकी बनती है? पुलवामा हमले की बात करी मेरे मित्र चेतन सिंह ने, 40 जवान शहीद हुए, उनकी जांच का क्या निष्कर्ष निकला आज 7 साल बाद तक? इसकी जवाबदारी किसकी बनती है? मध्य प्रदेश की बात करता हूं, मध्य प्रदेश में 16 साल से मामा शिवराज का शासन है। मध्य प्रदेश में बच्चियों की बात करी मेरे मित्र चेतन सिंह जी ने, महिलाओं को बलात्कार के मामले में नंबर 1 किसने बनाया? किसकी जिम्मेदारी है? बच्चियों से बलात्कार आए दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और पदाधिकारी करते हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले की घटना है, जिला अध्यक्ष से लेकर और कई पदाधिकारी इनमें संलिप्त पाए गए हैं। उन पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी? तो देखिए, आपके पास 16-17 सालों में अपने कार्यों की कोई ऐसी विशेष उपलब्धि नहीं है जो मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष रखी जा सके। कभी पाकिस्तान के नाम पर, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, और अभी प्रचलित है तालिबान। तो तालिबान के नाम पर नरोत्तम मिश्रा जी का हालिया बयान आया है। नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री है प्रदेश के। अगर कोई तालिबानी हमारे प्रदेश में घुसता है
तो उसकी जवाबदारी और जिम्मेदारी किसकी बनती है? कैसे घुस के आया वो हमारे प्रदेश में? तो ये मैं पूछना चाहूंगा प्रदेश सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार में बैठे हुए मंत्रीगणों से, कि केवल मुंह चलाने देने से क्या आपकी संवैधानिक पद की उपयोगिता पूरी हो जाती है या आपके दायित्वों की पूर्ति हो जाती है? ठीक है, लेकिन अगर कार्रवाई हो रही है तो उस पर सवाल क्यों उठाना? योगेश गुप्ता जी, अगर कार्रवाई हो रही है और अगर ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं तो उस पर कार्रवाई क्यों? शिवानी जी देखिए, इतना टाइम देती है मेरे प्रतिद्वंदी को, और मैं जहाँ बोलना शुरू करता हूँ वहाँ 20 मिनटों का टाइम। सर आपकी हमेशा यही शिकायत, आपको सर मैं दुगने प्यार से सुनती हूँ सर, आपको दुगने पेशेंस और प्यार से सुनती हूँ सर। बोलने लगी आप सर, सवाल कर रही थी आपसे। मेरे मित्र चेतन सिंह जी कितना बोल गए। शहीद हेमंत करकरे जिसने ताज हमले में आतंकवादियों से अपनी शहादत दी, उसको आतंकवादी बताती है हमारे भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर। उस पर क्या कार्रवाई करी भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने? तो देखिए, सांप्रदायिकता और जातिगत आधार पर सदैव मानसिकता रही है भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस वालों की चुनाव लड़ने की, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर कोई आतंकवादी, कोई तालिबानी, कोई पाकिस्तानी हमारे देश और प्रदेश की सीमा में घुसता है तो यकीनन उसकी जिम्मेदारी और जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की सरकार की और प्रदेश सरकार की है। हम प्रदेशवासियों के हितों की रक्षा करना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दायित्व है। कैसे कोई घुस के आ सकता है? ये इनके निकम्मेपन का प्रमाण पत्र है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से निवेदन है कि जो जिम्मेदारी, जवाबदारी हालांकि कांग्रेस को दी प्रदेशवासियों ने, आपने षड्यंत्र पूर्वक कुर्सी हत्या ली, पीछे के दरवाजे से बैठ गए, अब आपसे प्रदेश संभल नहीं रहा है तो मुंह चला रहे हैं। मुंह चलाने में एक्सपर्ट है ये लोग। ठीक है, लेकिन अब आप एक सवाल का मेरे जवाब दीजिए। जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, तब झाबुआ के झुलनिया गांव में, शायद आपको याद होगा, जब जखीरा मिला था हथियारों का, तब यह बयान आया था कि अल्पसंख्यक अपनी सुरक्षा के इंतजाम कर रहे हैं, और जो उसमें आरोपी पाया गया था बाद में उसके जो तार हैं वो आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए थे। आप जवाब ले लीजिए मुझसे। देखिए, 2003 की बात है, दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा, उस बात को अगर आज की घटना से आप 17 साल बाद, 18 साल बाद उस घटना को जस्टिफाई कर रही है, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का निकम्मापन है कि आप 17-18 साल में प्रदेशवासियों तो केवल झूठ बोल रहे हैं, सुरक्षा के नाम पर उनके हितों से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी जान से साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप बताइए, मोदी जी के शासन में, शिवराज जी के शासन में आदिवासियों पर अत्याचार की घटनाएं, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की घटनाओं में जो बेतहाशा वृद्धि हुई है, यह आंकड़े चौंकाने वाले हैं, इनसे इनकार नहीं कर सकते हैं आप। तो आप अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहे, कांग्रेस को कटघरे में खड़े करते हैं। कांग्रेस के शासन के आंकड़े उठा लीजिए, अपराधों के मामले में, चाहे महिलाओं के मामले में, चाहे आतंकवादियों के मामले में, या हमारे सैनिकों की शहादत के मामले में, और मोदी जी के शासन के आंकड़े उठा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के शिवराज जी के आंकड़े उठा लीजिए, सब कुछ स्पष्ट है, तस्वीर सामने। आप झूठ कब तक बोलोगे प्रदेशवासियों से? जवाब दीजिए चेतन जी। वो कह रहे हैं आप लोग झूठ कब तक बोलेंगे? ध्रुवीकरण की राजनीति कब तक? जब जब चुनाव आता है तब तक आपको दंगों की साजिश नजर आने लगती है। 2003 में आर खान के कुएं से AK-47 जब हुई थी, उसमें असुरक्षा का भाव था कांग्रेस की सरकार थी। जहां तक हमारे मित्र कह रहे हैं बहन बेटियों के सम्मान का, तो सरला मिश्रा की आत्मा अभी भी भटक रही है न्याय के लिए, और कहीं ना कहीं हम शर्मिंदा है सरला मिश्रा की उस आत्मा के प्रति कि हम उसके साथ न्याय नहीं कर पाए, लेकिन आत्मा आज भी भटक रही है, याद रखिएगा। सुशील शर्मा कांग्रेस का नेता तंदूर में अपनी पत्नी को भून करके आ रही हो योगेश जी की बात करते हो योगेश जी, और आप कह रहे हो सर्वाधिक शहीद हुए हमारे सैनिक। आपको दिखता नहीं? कल जन्माष्टमी का बहुत बड़ा त्योहार था, श्रीनगर की सड़कों पर आजाद हिंदुस्तान में पहली बार जन्माष्टमी का जुलूस निकला है। लाल चौक पर जहां तिरंगा फहराने के लिए हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी जी को सारी मशक्कत करनी पड़ी, आज तिरंगे में नारा आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा। वो कह रहे हो शहीदों के सबसे ज्यादा हमारे सैनिक हुए, जरा पूछ के आओ कितनों को हूर और नूर पहुंचाया है, कितनों को जहन्नम भेज रही है सेना रोजाना। ये वही कश्मीर है जहां आपके नेता खड़े होने में डरते थे, कांपते थे, आतंकवादियों से बात करते थे, तब कश्मीर का दौरा करने जाते थे। और जितने आतंकवादियों के फंडिंग के जो स्रोत थे
उन सारे स्रोतों को बंद करने का काम हमारी सरकार ने किया है। अब 60-65 साल का जो आपने पूरा कचरा उठा करके दिया है साहब, टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है। इसे प्रदेश में हो चाहे देश में, अगर किसी ने भी आतंकवाद का, किसी ने भी धर्म और मजहब का अगर फन उठाया तो उस फन को कुचल करके रख देंगे। योगेश जी, आप चिंता मत करिए। और एक बात आपने बहुत अच्छी कही है कि इस देश में, प्रदेश में अगर आतंकवादी घुसते हैं तो उसको ठीक करना हमारी सरकार का काम है, वही तो हम कर रहे हैं। और इसीलिए आपको इतनी तकलीफ भी हो रही है। क्यों तकलीफ हो रही भाई? इन आतंकवादियों के साथ, इन मध्य प्रदेश में या देश में जो विभिन्न प्रकार के दुष्प्रचार करते हैं या जो हमारे समाज के अपने दुश्मन है, आखिर इनके साथ आप लोगों की इतनी यारी क्यों होती है, मित्रता क्यों होती है? आप महिला सम्मान की बात कर रहे थे, मैं अगर आपके नेताओं के नाम गिनना चालू लेकिन कर सर दूंगा, नहीं, महिला उस सम्मान को मुद्दे पर लेकर नहीं चाहिए के- सर, वो एक अलग डिबेट का विषय हो जाएगा, चलिए, उस बोल मुद्दे रहे थे पर तो आप इनको नहीं। लेकिन बोलिए आ रही ना। हो योगेश जी, बस एक सवाल, लेकिन अगर प्रदेश में इस तरह की पिछले अगर कुछ घटनाएं उठा के देखें, उज्जैन, सतना, अलग अलग जगहों पर, इंदौर की अगर हम बात करें, अलग अलग जगहों पर कई घटनाएं सामने आई हैं, तो ऐसे में सवालिया निशान, क्योंकि सरकार आपकी है, प्रशासन है, जवाब तो आपको ही देना होगा कि उदाहरण हमें घटनाओं के पेश करने हैं या नजीर ऐसी पेश करनी है कि किसी की हिमाकत और हिम्मत ना हो देश में, प्रदेश में। कर रहे हैं। आप देखिए उज्जैन में जिन लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, उनको जमीन से उखाड़ करके फेंक दिया हमने। अन्य स्थानों पर भी अगर इस प्रकार का तांडव अगर कहीं से भी चल करके आया, अगर उसके खिलाफ पर्याप्त एविडेंस रहा। अरे सर, तो प्रदेश आप में मॉब यकीन लिंचिंग के मानिए, मामले सामने आ रहे हैं। अब अगर भीड़ को ही अगर सजा देनी है तो कानून का क्या काम फिर? हमने कार्रवाई की है, ठीक है। प्रशासन ने कार्रवाई की है। ठीक अब है। इनको अगर कांग्रेस को लगता है तो हाँ। प्रशासन ने जो एविडेंस दिए हैं उस एविडेंस को देखे ना, और ठीक है। अगर उनको लगता है कि एविडेंस के खिलाफ अगर प्रशासन ने काम किया तब बात करेंगे। जवाब दीजिए योगेश जी। वो कह रहे हैं आप लोग एविडेंस जो देती है प्रशासन भी, पुलिस भी, उसी को आप झूठा ठहरा देते हैं, आप पुलिस की कार्रवाई झूठी ठहरा रहे हैं। अली जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता कार्रवाई के नाम पर केवल लीपापोती करते हैं। नेमावार में आदिवासी परिवार के साथ जो जघन्य कांड हुआ था, उसमें कितनों को सजा दी शिवराज सरकार ने, और अभी वो कार्रवाई के संजाम तक पहुंची, क्या मेरे मित्र चेतन सिंह जी बता पाएंगे? ये जो आदिवासी को ट्रक से बांधकर घसीटा गया, इसमें कितने लोगों पर लिस्टिंग किया गया, क्या चेतन सिंह जी बता पाएंगे? उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है? इंदौर में जो चूड़ी वाले से आप आधार कार्ड पूछकर और उसका धर्म पता पूछकर उसकी ठुकाई करवा रहे हो। देखिए, मेरा एक सीधा मानना है ये कि आप प्रदेश में कहीं भी अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं तो ये सरकार के निकम्मेपन का प्रमाण पत्र होता है। लेकिन आपकी पीसी सरकार है, ठीक जनता की सुरक्षा का दायित्व आपके ऊपर है। आप केवल मुंह चला के अपनी जिम्मेदारी से पल्ला कब तक झाड़ोगे, ये मेरा कहने का मतलब है। लेकिन पीसी शर्मा कह रहे हैं कि ऐसे जो लोग हैं वो बेरोजगार हैं, इसलिए ऐसी राह पर चले जा रहे हैं। हाँ, तो मैं अब इसका जवाब दे देता हूँ। आपने पीसी भाई की बात का जिक्र किया। हाँ। पीसी शर्मा जी हमारे बड़े बड़े वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं और उनका एक बड़ा जनाधार है, और उन्होंने जो बात कही है, मैं उसी बात को आगे बढ़ाकर हाँ। कुछ प्रश्न आपके सामने, आपके माध्यम से चेतन सिंह जी के समक्ष रखना चाहूंगा। देखिए, 16 साल से शिवराज जी ना तो युवाओं को रोजगार दे पा रहे हैं, ना किसानों को उनका समर्थन मूल्य दे पा रहे हैं। हाल ही में जो मूंग की फसल हुई है, उसकी पैदावार जो बम्पर हुई है, उसकी खरीदी नहीं कर पा रहे हैं। आपके जो कोल्ड स्टोरेज है, उनकी शॉर्टेज है। बाढ़ आपदा प्रबंधन में जो राहत का काम होना चाहिए, जो शिवराज जी ने घोषणा करके आए, उन घोषणाओं पे आप अमल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार की तमाम जो घोषणाबाजी का जो नारियल फोड़ने का कर्तव्य शिवराज जी का है पिछले 16-17 सालों से, कि जहां भी जाते हैं 2, 4, 8, 10 नारियल फोड़ जाते हैं, बड़े बड़े वादे कर जाते हैं। इन्हीं के पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया जी कहा करते थे पिछले कार्यकाल में कि शिवराज जी की घोषणाओं का इतना बड़ा बजट होता है कि मध्य प्रदेश शासन का बजट छोटा पड़ जाता है। ठीक है योगेश तो गुप्ता इसी जी, से आप ठीक है। अंदाजा लगा सकते अब मैं हैं। आपसे सवाल करूंगी तो फिर आप बोलेंगे आप मुझे टोक रही हैं, बोलने नहीं दे रही, लेकिन आप बात नहीं, ऐसी कर बिल्कुल जाते हैं ना करिए सर आप। के सवाल आ ही जाते हैं। अब आपने जो बात हाँ, कही बिल्कुल। कि क्या आप उस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो बेरोजगार है वो AK-47 उठा ले अपने हाथों में? फिर उठा लीजिए आप भी, नहीं, सर भी नहीं, और नहीं। मैं भी उठा लेते हैं नहीं, AK-47, नहीं, नहीं। जितने बेरोजगार है सबको थमा दीजिए AK-47। ये आप बात तो कहीं से कहीं ले जा रही है।
मेरा कहने का तात्पर्य है कि मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का दायित्व किसका है? सर लेकिन उन्होंने इसी संदर्भ में बात कही, मैंने इसीलिए तो आपसे पूछा। शिवराज जी ने 16-17 साल में शिवराज जी ने कितने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया, कितने शासकीय सेवाओं में। अभी हाल ही का एक उदाहरण देता हूँ आपको, 2000 चयनित शिक्षक जिन्होंने फीस भरी, पूरे प्रोटोकॉल पूरे किए, एग्जाम दिए, मेरिट में लिस्टिंग हुए, 2 साल से उनको आप नियुक्ति नहीं दे पा रहे हो। योगेश गुप्ता जी, कारण बात सुनिए सर। पीसी शर्मा ने इसी संदर्भ में कहा है, इसी संदर्भ में, घटना के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि जो बेरोजगार हैं वो इस तरह के कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। वहां दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि जो नारे लगे थे वो पाकिस्तान के समर्थन में नहीं लगे थे, वो वहां पर जो काजी मौजूद थे उनके समर्थन में नारे लग रहे थे। आपको लगता है कि मुहर्रम के दिन सर इस तरह के नारे लगाए जा सकते हैं? अच्छा होता शिवाली जी, कभी आप प्रज्ञा ठाकुर जी से पूछ लेते कि सैयद हेमंत करकरे को गद्दार बताने का क्या कारण है, क्या वजह है उनके पास। कभी आप प्रज्ञा ठाकुर जी से ये पूछ लेती कि नाथूराम गोडसे को देशभक्त। सर तो आप भी उसी तरह के बयान देंगे तो प्रज्ञा ठाकुर और आप में क्या अंतर है? चेतन सिंह जी, महात्मा गांधी की हत्या करी, मैं कहना चाह रहा हूँ देशभक्त बताने का क्या तात्पर्य है? आप वहाँ पहुँच जाते हो। आपको प्रश्न आपके नेता क्या कहना चाहते हैं? देश में प्रोटेस्ट आ रहे हैं। सर प्लीज सर योगेश जी, मुझे सवाल पूछना नहीं। सर सुनिए ना, सर सुनिए ना, मैं अपनी फील्ड में मैं जानती हूँ कि मुझे कब किससे क्या सवाल करना है, लेकिन जब ऐसे बयान आते रहेंगे ना तो सवाल पूछे जाएंगे और मैं बकायदा चेतन सिंह जी से भी जवाब ले रही हूँ। लेकिन इस मामले में अभी सुनिए ना सर, इस मामले में अभी सुनिए ना सर, सुनने की भी ताकत रखिए। प्रज्ञा ठाकुर का बयान इस मामले में नहीं आया है ना सर, अभी दिग्विजय सिंह का बयान आया है, पीसी शर्मा का बयान आया है, कई बार आए हेमंत करकरे को। तो सर जब जितनी बार आए हैं उनसे पूछा भी गया है, लेकिन इस मामले की मैं बात कर रही हूँ ना सर। नाथूराम गोडसे इस मामले पे तो दिग्विजय सिंह के बयान आए हैं, हमेशा ऐसे बयान आते हैं उनके। जगह जगह नाथूराम गोडसे के मंदिर बनाए गए हैं, हिंदू वाहिनी सेना के नाम पर गांधी जी की प्रतिमा पर गोली और लातें चलाई गई हैं। इसको आप क्या मॉब लिंचिंग से नहीं जोड़ेंगी? अरे सर इस मामले में जिसके बयान आए हैं उसी से सवाल करूंगी ना, उसी का सवाल करूंगी। उसका जवाब दिया ना मैंने। हाँ तो फिर क्यों जा रहे हैं प्रज्ञा ठाकुर पे? मुझे पता है मुझे कब किससे क्या सवाल करना है। चेतन सिंह जी जवाब दीजिए। युवाओं को रोजगार उपलब्ध, अरे युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का मध्य प्रदेश में नैतिक दायित्व योगेश जी, किसका है? प्रश्न मेरे से है, उत्तर आप दे तो थोड़ा तो मर्यादा रखो आप भी। नहीं रखना चाहिए। आप जब वो आपसे पूछे, मैंने एक शब्द नहीं बोला, जब वो मेरे से पूछ रहे हैं। ठीक है सर, अब जवाब सुन लीजिए, बोलिए चेतन जी। अब आप मान लीजिए आपके घोषणा पत्र में था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बेरोजगारों को 4000 रुपया भत्ता देंगे बेरोजगारी का। 4 लोगों के नाम बता दीजिए। अब क्या वो AK-47 उठा करके बात करें आपसे, 12 बोर की बंदूक उठा करके बात करें? किस तरह के विचार, ये तालिबानी विचार है, माफ करना, ये आतंकवादी विचार है आप लोगों का। और अभी आप कह रहे थे कि हिंसा हो रही है। इस पंजाब को जलाने का काम आपकी सरकार में हुआ है, इस आसाम को जलाने का काम आपकी सरकार में हुआ है, इस जम्मू कश्मीर को जलाने का काम आपकी सरकार में हुआ, दिल्ली को दहलाने का काम आपकी सरकार में हुआ है। कहाँ कहाँ बचोगे? खूनों से रंगे हुए हाथ हैं आपके, खूनों से रंगे हुए कमलनाथ के हाथ हैं। और दिल और दिमाग हिंदुस्तान को खूनों से रंगने का पीसी शर्मा दिग्विजय सिंह का है, ये हमारा नहीं है। माफ करना, हम हमेशा राष्ट्रवाद के साथ हैं। अगर किसी भी भाजपा के नेता ने अगर राष्ट्र के खिलाफ बात कही है तो हम उसका भी विरोध करने का सामर्थ्य रखते हैं। हम आपकी तरह हिंदुस्तान की बगावत करने वालों की चापलूसी नहीं करते। हम दिग्विजय सिंह टाइप नेताओं के तलवे नहीं चाटते जो आप चाटने का काम कर रहे हो। किस तरह की शर्मिंदगी आनी चाहिए आपको इस तरह की बातों पर? पीसी शर्मा के बयान का आप समर्थन करते हो? आप पीसी शर्मा के बयान का समर्थन करते हो? आप आतंकवादियों का समर्थन करोगे क्या? कहाँ जाओगे? कौन सी सड़क पर निकलोगे आप लोग? किस मोड़ की जनता को जवाब देकर के निकल पाओगे? नरेंद्र सिंह तोमर, योगेश जी, इधर उधर की बात मत करो, बात मुद्दे की करो। अगर बात मुद्दे की कर सकते हो तो करिए, उन्हें तो आउट हो जाइए। आज जो प्रश्न है हमारे सामने वो अभी के मॉब लिंचिंग पर है।
वो अभी की घटनाओं पर है। उन घटनाओं पर क्या नारे लगाना पाकिस्तान जिंदाबाद, और आप क्या, आपके नेता क्या कहते हैं, वो काजी साहब के जिंदाबाद के नारे लगा रहे। सारे न्यूज चैनल के एविडेंस क्या नकली है क्या न्यूज चैनल, क्या न्यूज चैनल को आप क्या समझते हो, ये क्या किसी के दबाव में काम करते हैं? अरे लोकतंत्र का वो खंबा है जिसने आपको भी गिरा दिया है, और अगर वक्त आया, अगर हम ठीक नहीं चलेंगे तो हमारे साथ भी वही करेगा। बोलने से, मुंह चलाने से, मुंह जोरी से कुछ नहीं होता। करते हो, मुंह चोरी करने से कुछ नहीं होगा। जो बात है सच करिए, जनता सब जानती है, जनता सच को भी जानती है और झूठ को भी जानती है। सच्चे का बोलवाला और झूठे का मुकाबला वो कांग्रेसियों का हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं है। किसानों की आत्महत्या के मामले में नंबर 1, बेरोजगार युवाओं के ऊपर वो तो आपके नेताओं से पूछ लो, अपने नेताओं से चले जाओ। महिला सम्मान की बात कर रहे थे ना, पूछो कमलनाथ जी का महिलाओं का सम्मान कैसे होता है, पूछो पंचमाल ऐसे बोला जाता है, ऐसे बोला महिलाओं को आइटम कहकर संबोधित करके महिलाओं का सम्मान करते हो, ये आपका सम्मान है। तंदूर में पत्नी को जला दिया जाता है, वो कांग्रेस का नेता रहता है, ये आपके महिलाओं का सम्मान है। ठीक है, और फिर ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। अब सवाल सुनिए, ठीक है चेतन जी, अब क्या कार्रवाई आगे होने वाली है, किस तरह की कार्रवाई अब आगे होगी? क्योंकि मामला जिस तरह से आपने बताया है, गृह मंत्री ने राज खोला है कि बहुत बड़ा, बहुत गंभीर मामला है, अब ये देश की और प्रदेश की सुरक्षा का मामला है। देखिए, जब भी जो भी मामले आए हैं, अगर उनके ये सर फुटवाते हैं, जिन युवाओं ने इनको किस तरह के लोग बिठाते हो आप शिवानी जी, मेरे समझ में नहीं आता। ठीक है सर, जवाब सुनिए सर, जवाब सुनिए ना, आप जवाब भी तो सुनिए सर, जवाब सुनिए। अगर इस मध्य प्रदेश में किसी ने भी सांप्रदायिक हिंसा करने की कोशिश की, मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की, अगर तालिबान की तरफ फन उठाने की कोशिश की, अराजकता फैलाने की कोशिश की, पूरी ताकत के साथ उस फन को कुचल लेंगे, पूरी ताकत के साथ। और मध्य प्रदेश की जमीन पर उसका हथियारा भी हम नहीं छोड़ने वाले हैं, ऐसी सख्त कार्रवाई प्रशासन करेगा। ठीक है योगेश गुप्ता जी, योगेश गुप्ता जी, ठीक है, अगर आपकी बात मान भी लिया जाए, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सब करवा रहे हैं, लेकिन बयान क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग दिलवा रहे हैं दिग्विजय सिंह जी से, पीसी शर्मा जी से? देखिए, दिग्विजय सिंह जी और पीसी शर्मा जी ने केवल रोजगार और किसानों के हित की बात करी है। अरे सर, पे, आताताइयों पे कार्रवाई की बात क्या बात कर रहे हैं योगेश गुप्ता जी आप? और प्रशासन से निकलनेपन की हद है। मैं आपको व्हाट्सएप करके वो भिजवाऊंगी सर, दिग्विजय सिंह का बयान मैं आपको व्हाट्सएप करके भिजवाऊंगी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि जो वीडियो है वो झूठा है। नरोत्तम मिश्रा जी को तुरंत रिजाइन करना चाहिए गृह मंत्री के पद से। वो उनको कोई नैतिक दायित्व नहीं है गृह मंत्री के पद पर बने रहने का। अगर इस प्रकार की घटनाएं प्रदेश में हो रही हैं और उनको रोक पाने में मिश्रा जी अक्षम है, तो उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। सर लेकिन एक लाइन बोलिए ना सर, दिग्विजय सिंह के बयान पर बोलिए ना कि उन्होंने पाकिस्तान के समर्थन में वो बात क्यों बोली? जब नारे लगे तो उन्होंने वीडियो ही झूठा कहला दिया। उन्होंने कहा कि वीडियो ही झूठा है और जिन पर कार्रवाई की गई है केस वापस लिया जाए। आप सुनना ही नहीं चाहती हो, आप बोल ही नहीं रहे हो उस पर, आप बोलने नहीं दे रही हो। अरे सर, जब मनमोहन सिंह 10 साल प्रदेश के प्रधानमंत्री थे ना, एक भी बार पाकिस्तान नहीं गया, बिना बुलाए बिरयानी खाने। सर मैं दिग्विजय सिंह की बात कर रही हूँ, आप मनमोहन सिंह का जवाब दे रहे हैं, फिर आप बोल रहे हैं बोलने नहीं दे रही। आप बातें कर रहे हैं कांग्रेस की, आप भारतीय जनता पार्टी को कब सवालों के सर एक सेकंड सर मेरी बात सुनिए, मैं थोड़ा शायद कंफ्यूज हो रही हूँ, मेरे ज्ञान में थोड़ी सी कमी आ रही है। मुझे आप बताएं कि दिग्विजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के हैं या कांग्रेस पार्टी के? पूछे जाने चाहिए। सर सुनिए ना, मेरे सर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा ज्ञान में मेरे शायद कमी आ रही है। दिग्विजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के हैं या कांग्रेस पार्टी के? सरकार में कौन लोग बैठे हुए हैं ये बताइए। अरे सर तो बयान क्यों दे रहे हैं अगर सरकार में नहीं है तो? इस तरह के देंगे ही ना। अगर इस प्रकार की अराजकता प्रदेश में फैलेगी तो प्रदेश के बड़े नेता बयान तो देंगे, वो अपने नेता। तो बयान भारत के समर्थन में दीजिए ना सर, पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों नजर आ जाता है? फिर देशभक्ति का सर्टिफिकेट आप लोगों से नहीं चाहिए? हमें भी मीडिया से सर प्लीज, हमें भी इसका सर्टिफिकेट आप लोगों से नहीं चाहिए, लेकिन जब बयान आते हैं तो सवाल पूछे जाएंगे और आप उनसे ही जवाब देने से जब इधर उधर होते हैं ना तो समझ में आ जाता है। जय किसान, जय जवान, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि
इस तरह की आशंका से पूरी तरह इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में दंगे की साजिश हो सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले भी सिमी का नेटवर्क सक्रिय रहा है। इसके साथ ही सीएए एनआरसी आंदोलन के दौरान दंगे भड़काने की साजिश के आरोप में बैन किए गए पीएफआई के तार भी एमपी से जुड़े हुए थे। अब देखने वाली बात यही होगी कि ये जो दंगे की साजिश की बात कही जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई निकलकर सामने आती है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।